आज मैं जनसुलभ की ओर से आप लोगों को राजेंद्र यादव की जो मेरी स्मृतियां हैं उनके बारे में बतलाने जा रही हूँ। जो मैंने ये लेख लिखा था एक बार, उसका नाम मैंने दिया था एक दोस्त जो कभी कभी दुश्मन हो जाता था, और इसी तरह की बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ। राजेंद्र यादव अरसे तक मेरे दोस्त रहे थे। ऐसे दोस्त जो कभी कभी दुश्मन बन जाते थे पर और कुछ कभी नहीं बने। एक बात मगर पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं कि हमारी जो आपसी बातचीत होती रही है उसमें ज़्यादातर मेरे पास लिखित प्रमाण के रूप में नहीं है। कुछ हैं, वो उनका जिक्र मैं बाद में करूंगी। अभी मैं आपसी बातचीत की कुछ बातें आपको बतलाती हूँ। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि उन्होंने लिखना किसी पैशन के तहत शुरू नहीं किया। एक दैहिक हादसे से गुजरने के बाद कोई और बड़ा काम न कर पाने की मजबूरी में उन्होंने लेखन चुना। पर साहब, बिल्कुल ठीक चुना। मैं हमेशा से राजेंद्र यादव के लेखन की मुरीद रही हूँ। बाद में वो जो खुराफात करके खलनायकी अर्जित करने की उनकी ख्वाहिश बन गई थी, वो मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगती थी। मगर उसके पीछे जो जज्बा काम कर रहा था उसे मैं समझ सकती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बतलाया, उन्होंने कहा कि किसी पैशन के अंतर्गत उन्होंने शुरू नहीं किया था अपना लेखन। ये जो हलफिया बयान है इन्होंने तब दिया था जब मैंने उनसे कहा कि मैंने अपनी एक कहानी ग्लेशियर से लिखने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं बालकनी से नीचे कूद जाऊं, क्योंकि मुझे लगा इससे और खूबसूरत क्षण पल मेरे जीवन में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई एक्सटेसी मैंने अपने लेखन में कभी महसूस नहीं की। नमस्कार चंद्रकला जी, महेंद्र जी। तो ये एक बात है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, मगर ये इस बात का सबूत है कि हम कितनी आपसी बातचीत में कितनी निजी बातें कर लेते थे। मैंने वैसे यादव जी को बतौर लेखक ही जाना, और लेखक के माध्यम से ही मैंने उनके व्यक्ति को पहचाना। कुछ घुसपैठ प्रकाशक संपादक की भी रही, क्योंकि मेरा पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप यादव जी ने ही छापा था। असल जो बात है जिससे हमारी दोस्ती बनी और बनी रही, वो उस अड्डेबाजी की है जो मैंने 70 के दशक में अक्षर प्रकाशन के दफ्तर में की थी। चाय पीते हुए, कड़क उबली चाय जिसे शानी नीला थोता कहते थे। 72-73 में यादव जी ने अक्षर प्रकाशन नया नया शुरू किया था। तो वो जैसे पेरिस या ऑस्ट्रिया में कॉफ़ी हाउस होते हैं, उनकी तर्ज पर वो लेखकों का दोपहरी अड्डा था। कुछ कम शायराना पेरिस और ऑस्ट्रिया के तुलना में, मगर खूब लीक से हटा वहाँ पर माहौल था। फर्क वही था जो कह सकते हैं कि कड़क उबली चाय और फिल्टर कॉफ़ी में आता है। एक बात और, ये जो दोपहरी अड्डा था, मेरी पहुंच, मेरा दखल सिर्फ इस दोपहरी अड्डे में था, क्योंकि शाम को जो दारू का अड्डा लगता था, दारूबाज अड्डा जो था, उसमें औरतें शामिल नहीं की जाती थी। न तब की जाती थी, न अब की जाती हैं। उसके अलावा हमारा कुछ घरेलू मिलनसारी या आवाजाही नहीं थी, क्योंकि मेरा साहित्य जगत में मेल जोल ही बहुत कम है। और उसकी वजह यह है कि एक तो मेरे पति का क्षेत्र अलग है, वो लेखन या संपादन या प्रकाशन में नहीं है। ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है, वो पीते नहीं हैं। तो पीते नहीं हैं तो पिलाते भी नहीं हैं, तो उस बहाने महफिल जम नहीं सकती। और लेखक लोग जब तक आप उन्हें पिलाएं नहीं, वो ख़ास आपके घर आना पसंद नहीं करते। हालांकि कुछ लेखकों को जिन्हें आनंद भी पसंद करते थे, हमने घर पर पिलाया भी है। उसमें राजेंद्र यादव भी शामिल थे, मनोज श्याम जोशी शामिल थे, और कुछ और लोग। मगर ज़्यादातर
हमारे यहाँ ऐसी कोई महफिल जमती नहीं थी। तो 2-4 बार पारिवारिक मिलन हुआ, मैं उनके घर गई, मनु जी से भी मिलना हुआ, इसी तरह की बात हुई, मगर बाकी जो कुछ हमारा मिलना हुआ वो अक्षर प्रकाशन के दफ्तर में ही हुआ। अब यादव जी के बारे में कुछ कहूँ आपसे तो बिल्कुल बिना असमंजस जो बात मैं कह सकती हूँ वो ये है कि बाकी लोगों की तरह वो भी दो फांकों में बटे हुए शख्स थे, एक अंदरूनी शख्स और एक व्यवहारिक शख्स। मगर उनमें एक और फांक भी थी। हंस पत्रिका शुरू होने से पहले के साहित्य मर्मज्ञ राजेंद्र यादव और हंस के संपादक बनने के बाद के गुरु राजेन, ये दो अलग शय थी। उनके बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, मगर मेरी इनमें से किसी भी भ्रांति में जरा भी आस्था नहीं है। असल में वो भ्रांतियां दोस्तों ने नहीं, शागिर्दों ने फैलाई हैं उनके अहम को तुष्ट करने के लिए। कोई उन्हें खलनायक बतलाता तो कोई हर पल विवाद को जन्म देने वाला बुतशिकन, कोई शोषित प्रताड़ित स्त्रियों का हमदर्द और पैरोकार, कोई हमारे पिछड़े मुल्क की बेचारी पिछड़ी हिंदी पट्टी में स्त्री और दलित विमर्श का जन्मदाता। ये सब वे होना चाहते थे पर थे नहीं। वरना इस मुल्क में आप बतलाइए मुझे, कुछ एक बरस जेल काटाना क्या मुश्किल होता, मगर यादव जी को तो कभी जेल हुई नहीं। दरअसल जो उन दिनों हंस के आसपास हो रहा था वो मुझे एक नाटक की तरह मालूम होता था। हंस की कुर्सी हासिल करने के बाद वक्त और उम्र के साथ शागिर्दों की कतार में इतनी बढ़ोतरी हुई कि नाटक बम्बैया फिल्म की तर्ज पर अति नाटकीय होता गया। वैसे प्रशंसक और शागिर्द जुटाना चाहने में कोई बुराई नहीं है। बकौल मिलान कुंडेरा ये चाहत व्यक्ति के समाज से जुड़ाव को दर्शाती है। द लास्ट वॉल्ट्स में कुंडेरा का पात्र कहता है, शागिर्द बनाने की चाहना से तो सन्यासी या वैरागी भी अछूता नहीं रहता। और जहाँ तक यादव जी का सवाल है, जुड़ाव उनका ज़बरदस्त था समाज के साथ, और उन्हें सन्यासी या वैरागी कहने, उन पर सन्यासी या वैरागी होने की तोहमत तो उनके सिर पर कोई भी नहीं थोप सकता। जहां तक जुड़ाव का सवाल है वो उनका, मैंने जैसे कहा, खूब था। हाँ, बाद में मामला इतना तूल पकड़ गया कि मुझे लगता था कि ज्यादातर रचनाशील मर्दों की तरह यादव जी भी उस बच्चे की तरह थे जो हर वक्त अपना आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। पर यह उनकी शख्सियत का सिर्फ एक मामूली हिस्सा था, और बहुत कुछ था जो उन्हें वो राजेन बनाता था जो सबका दोस्त था और नहीं भी था। ये बात याद रखने की है कि वो सबके दोस्त थे और नहीं भी थे। चलिए अपनी बात करती हूँ। मैं पहले पहल उनसे 70-71 में मिली थी। मेरी पड़ोस की सहेली के पति एक दीक्षित जी रानीगंज की कोयला खदान में काम करते थे, पर साहित्य और कला के शौकीन थे। काम के सिलसिले में उनके साथ मिलना हुआ था, उनसे मिलना हुआ था पति के साथ। फिर मैं दिल्ली आती थी हर साल, मेरा मैका था यहाँ। तो एक बार जब मैं दिल्ली आई, ये 70-71 में, तो वे भी यहाँ थे। तो उन्होंने कहा चलिए आपको राजेंद्र यादव से मिलवाएं। तो उनके साथ मैं अक्षर प्रकाशन के दफ्तर में, जो बाद में हंस का दफ्तर बना, उसमें गई और पहले पहल यादव जी से मुखातिब हुई, यादव जी से साक्षात मिली। तब तक मैंने उनकी 2-4 कहानियां ही पढ़ी थीं। बचपन में मैंने साहित्य काफ़ी पढ़ा था, पर ज़्यादातर विदेशी साहित्य या बंगला साहित्य। हिंदी में मैंने
पढ़ा तो काफ़ी था, मगर जैनेन्द्र, अज्ञेय आदि की पीढ़ी के बाद के लेखकों को कम पढ़ा था। पर तभी तभी कुछ दिन पहले मैंने यादव जी की कहानी छोटे छोटे ताजमहल पढ़ी थी और उसका मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके उपन्यास तो दरअसल मैंने उनसे मुलाकात होने के बाद रफ्ता रफ्ता पढ़े। उन दिनों मैं दुर्गापुर में थी। अपने एक अंग्रेज दोस्त के साथ मैंने अज्ञेय की कविता हरी घास पर क्षण भर का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और उसका मंचन भी किया था। यादव जी को ये बात पता चली, मतलब हमने जिक्र किया या शायद दीक्षित जी ने जिक्र किया, तो उन्होंने अंग्रेजी का एक उपन्यास मुझे पकड़ा दिया कि अक्षर प्रकाशन के लिए इसका अनुवाद कर दो हिंदी में। विकी बॉम का उपन्यास था, उसका नाम भी मुझे याद नहीं। अब आपको क्या बतलाऊं कितना रद्दी अनुवाद करके मैंने दिया। मुझे तो इतनी अक्ल भी नहीं थी कि पांडुलिपि बनाई कैसे जाती है। मैं सोचती थी कि लेखक बस वाक्य बनाकर दे देते हैं, हिज्जे विज्जे ठीक करने का काम संपादक करता है। यूं भी अनुवाद में मेरा मन रमा नहीं। यादव जी के सब्र, नए लेखन से लगाव और उस्तादी की दाद देनी होगी कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अनुवाद रद्दी है, पर मेरे लिखने की काबिलियत पर शक नहीं किया, उसको नकारा नहीं। मेरे भीतर उन दिनों बहुत कुछ खदबदा रहा था। अनुवाद करने की प्रक्रिया में अंग्रेजी में इकलौती लिखी कहानी से मन हटाकर हिंदी की तरफ मोड़ा, या मैंने क्या मोड़ा, वो खुद ब खुद मुड़ गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, रुकावट नाम था उसका, जो मैंने कमलेश्वर जी को भेजी और वो सारिका में छपी। असल में कमलेश्वर जी से भी मेरी मुलाकात यादव जी के मार्फत ही हुई थी। तब हम लोग बागलकोट कर्नाटक में रह रहे थे। वहाँ छोटा सा कस्बा था, आपने नाम नहीं सुना होगा, मगर वहाँ से मेरा मुंबई आना जाना होता रहता था। तो वहीं एक छोटे से आर्ट थिएटर हॉल में यादव जी के उपन्यास सारा आकाश पर आधारित हिंदी की पहली आर्ट फिल्म दिखलाई गई थी और उसी फिल्म के दौरान मेरी कमलेश्वर जी से मुलाकात हुई थी। तो उस कहानी रुकावट को यादव जी ने पढ़ा और पढ़कर उन्होंने एक मुझे बड़ा प्यारा सा खत लिखा। उन दिनों मैं इतनी लापरवाह थी कि मैंने उसे संभाल कर नहीं रखा। इसलिए अगर मैं कहूँ कि उन्होंने लिखा था, वे सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतनी अच्छी बेबाक कहानी लिख सकती हूँ, तो उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। ये भी नहीं कह सकती कि वो महज नए लेखक की हौसला अफजाई थी या वाकई उन्हें वो ठीक ठाक लगी थी। मेरा लेखन उसके बाद शुरू हुआ, यादव जी से मिलने के कारण नहीं। जिन कारण शुरू हुआ वो यहाँ अवान्तर प्रसंग है, उस पर बात नहीं करूँगी। मगर हाँ, यादव जी से मिलना एक उत्प्रेरक ज़रूर बना और उससे मेरे लेखन को कुछ उसमें तेज़ी आई कहना चाहिए, या शुरू करने का मन हुआ अच्छे से। खूब रोज़ एक कहानी लिख लेती थी उन दिनों में। उसके बाद हर साल जब मैं दिल्ली आती तो कुछ दिन दोपहर अक्षर प्रकाशन के दफ्तर में बिताती। हिंदी साहित्य जगत के लघु, महान, अटरम शटरम सब तरह के बेहिसाब लेखकों से मेरा वहीं मिलना हुआ। उनमें से कुछ नाम हैं: जगदाबा प्रसाद दीक्षित, गिरिराज किशोर, शानी, अजित कुमार, शैलेश मटियानी, हरिप्रकाश त्यागी, योगेश सुदर्शन चोपड़ा, रविंद्र त्यागी, राजेंद्र अवस्थी वगैरह वगैरह। मज़े की बात यह है कि मन्नू भंडारी और उनके साथ खरीदारी करके आई स्नेहमयी चौधरी के अलावा मुझे किसी स्त्री से मिलना याद नहीं है। मिली नहीं या याद नहीं रहा, कह नहीं सकती। मेरे मन में उस जगह की छवि खांटी मर्द अड्डे की तरह है, वैसे ही जैसे यादव जी की छवि साहित्य विशेषज्ञ होने के दंभ से ओत प्रोत उत्कट मेल शॉविनिस्ट साहित्य मनीषी व अनुरागी की है। वो मेरी जिंदगी के बिंदास दिन थे। अक्षर प्रकाशन में बिताया वक्त यूनिवर्सिटी में पुरुष सहपाठियों के साथ गुजारे वक्त की तरह जीवंत
और खुशगवार था। उसमें बहस मुबाहसा, हंसी मजाक, बेबात की बात से निकलती बात सब शामिल थे। यादव जी ने एक बार मुझसे कहा भी था, आप तो खासी अड्डेबाज हैं। मुझे याद है एक दिन मैं मूसलाधार बारिश में नामचारे का छाता लिए हौस खास से 520 नंबर की बस पकड़कर अक्षर प्रकाशन के दफ्तर पहुंच गई। पूरी तरह चौड़ा हालत में यादव जी से कहा, चलिए गोलचा कैफे में कॉफ़ी पी कर आए। वे घबरा कर मुकर गए, बोले अभी तो गाड़ी नहीं है। मैंने कहा कमाल है, मैं इतनी दूर से बस पकड़ कर आ रही हूँ, आप ज़रा दूर चलने को तैयार नहीं हैं। पर वे नहीं माने। फिर बिजली गुल हो गई, मोमबत्ती जलाई गई। हम उसके पास बैठकर गपियाने लगे और चाय वही नीला थोता पीने लगे। इतने में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित प्रकट हुए। दरवाजे पर झिझक कर वो जो ठिठके, तब हमारी समझ में आया कि समा किस कदर रोमानी था। पर सच बात यह है कि हमने गैर रोमानी गुफ्तगू के अलावा उस दिन फ्लर्ट तक नहीं किया। कभी ना क्या हो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य जगत में फ्लर्ट करने की कला सिर्फ 2 जनों को आती है, राजेंद्र यादव और मनोहर श्याम जोशी। फ्लर्ट करने का मतलब है दोनों जन जाने रहें कि मामला क्षणिक, मज़ेदार, रसिक या कामुक गुफ्तगू का है। उसमें छुअन छुआई या संजीदा जज्बात का दखल नहीं है, फिर भी मज़ा रोमांस का हो। उसके लिए शब्दों की जिस जादूगरी या विट और हाजिर जवाबी में घुली रोमानियत को अल्फाज देने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ कम मिलती है। मुझे याद आ रहा है, एक दिन खासी दोस्ताना बेबाकी से यादव जी ने मुझसे कहा था, जब आपको पहली बार देखा तो सोचा एक अफेयर कर डालूं, फिर लगा नहीं, काफ़ी खतरनाक औरत है। मुझे ये बेबाकी पसंद आई थी। इस तमाम अड्डेबाजी के बावजूद अगर मैं किसी गुट में शामिल नहीं हुई, उठापटक में हिस्सेदारी नहीं निभाई, दूसरों के निजी जीवन में घुसपैठ से कतराती रही और अपने निजी जीवन को उनकी नज़रों से अजनबी बनाए रही, तो ये मेरी फितरत थी, मौके की कमी नहीं। 1974 में 11 बरस साहित्यिक राजनीति से अनजान, दिल्ली से बाहर छोटे कस्बों में कहानियाँ लिखते छपवाते रहकर मैं दिल्ली लौटी। 1974 में 11 बरस बाद मैं दिल्ली लौटी। उसके बाद भी घर, बच्चों, बीमारों की देखभाल में खल्लास हुई अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए मैं अक्षर प्रकाशन में दोपहर का वक्त गुजारती रही। वो सिलसिला जारी रहा। 1975 में मेरा पहला उपन्यास, मैंने पहले भी कहा था, उसके हिस्से की धूप वहीं से छपा। उसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। यादव जी, नेमी जी आदि सभी लेखकों ने, जिनको बेचारों को मेरी ख़राब लिखाई पढ़नी पड़ी थी, मुझे राय दी थी कि मैं एक टाइपराइटर खरीद लूँ। सो नया नकोर खरीदा था। सीखने का जो तरीका मैंने अपनाया था वो ये था कि हाथ से लिखे उपन्यास की पांडुलिपि को उस पर टंकित करते करते उसके गुर सीखूं। टंकन शुरू किया तो रेमिंगटन के वो 70 के मॉडल में मुझे ख नहीं मिला। आधे ख में डंडी मारकर उसको बनाना होता था। अब वो अजब सी शक्ल सूरत का अक्षर मुझे नज़र ही नहीं आया, तो रा और वाह मिलाकर ख के बजाय मैंने प्रयोग कर लिया। यादव जी को पांडुलिपि दी पढ़ने को तो बोले, अरे इस औरत को क्या परेशानी है, बार बार रबड़ी क्यों हो जाती है। कहन का ये मज़ाहिया अंदाज, जिसे हाजिर जवाबी या अंग्रेजी में विट कहते हैं, उनका मौलिक और बेमेल तो था ही, ज़बरदस्त आकर्षण का स्रोत था। हाल कितना बेहाल हो, उनसे बात करके क्षण भर को मन प्रफुल्ल हुए बगैर नहीं रहता था। खैर, मैंने बतलाया कि मुझे टाइपराइटर में ख नहीं मिला। उन्होंने कहा, गाजर का हलवा खिलाओ तो ढूंढ देंगे। यूं वे घर आए, मुझे ख मिला।
उनका आग्रह था कि मैं बागी का उपन्यास तभी पढ़ेंगे जब मैं पूरे का पूरा दोबारा टंकित करूं। तो किया, यूं टाइप करना सीखा। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त था। अनाड़ी में तीसरा भाग, जो ख की खोज के बाद टाइप किया गया था, उनके पास छोड़ पहले 2 वापस ले आए दोबारा टाइप करने के लिए। दुरुस्त करके उन्हें दे दिए। तीसरा खंड पहले से उनके पास था। इतनी अकल न हुई कि तीनों साथ रखकर पांडुलिपि मुकम्मल करके दूं। वैसे पांडुलिपि मैंने उनकी राय जानने के लिए उन्हें दी थी, छापने के लिए नहीं। छापने के लिए तो मैंने दूसरी प्रति राजपाल प्रकाशन के संपादक महेंद्र कुलश्रेष्ठ को दी थी। मौखिक तौर पे वे मुझसे कह चुके थे कि छापेंगे और अनुबंध बस भेजा जा रहा है। पर हुआ क्या कि अनुबंध तो आया नहीं, उपन्यास वापस आ गया बिना वजह बतलाए। उसे लौटाए जाने का अचरज मिटा भी ना था कि पुस्तक अक्षर से छपकर आ गई। यादव जी ने बतलाया अप्रैल में सबमिट करना पड़ता है, इस वजह से जल्दबाजी में छापनी पड़ी। मुझे याद है खुशी के साथ मुझे बड़ा डरावना ख्याल आया कि कहीं तीसरे खंड के बिना तो नहीं छप गई। मैं फौरन बस पकड़कर दरियागंज उनके दफ्तर पहुंची और तसल्ली की कि तीनों खंड मौजूद थे। मेरे बौड़म पने के बावजूद मेरी पुस्तक उन्होंने कायदे से छापी, उसके लिए मैं हमेशा उनकी ममनून रहूंगी। बहुत बरसों बाद महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बतलाया कि उन्होंने उपन्यास वापस इसलिए किया था क्योंकि यादव जी ने उनसे कहा था कि वे उसे छाप रहे हैं। लेखक से बिना पूछे उन्होंने क्यों मान लिया और बरसों रंजिश लिए बैठे रहे, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं, यादव जी से उनके आपसी मनमुटाव से था। पहले इसके लिए मैंने यादव जी को दोष दिया मन में, पर अब सोचती हूँ उन्होंने कह दिया, दूसरे ने मान लिया, ये क्या बात हुई। अक्षर के प्रकाशन के दफ्तर जाकर अड्डेबाजी करने के पीछे उनकी लतीफ लफाजी के आकर्षण का काफी हाथ था। अपने जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं में यादगार है उनका फोन पर कहना, कब मरोगी। यूं भी मेरी हमेशा से औरतों की बनिस्बत मर्दों से दोस्ती ज्यादा रही है, सो खुले माहौल में बिना जनाना हस्तक्षेप मिल बैठ बतियाना भला लगता था। ये दोस्ताना मेलजोल 1979 तक चला। 1979 में मेरा उपन्यास चितकोबरा नेशनल पब्लिशिंग हाउस से छपकर आया। वो अक्षर के सहयोगी ही थे, अक्षर प्रकाशन के वो सहयोगी बन गए थे। उपन्यास पर आप लोग शायद जानते हो बेहद भौंडा बवाल मचा। हर मुमकिन तरीके से स्त्री की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खारिज करते हुए मेरी मानहानि की गई, यहाँ तक कि मुझे गिरफ्तार भी किया गया। हिंदी साहित्य जगत के अधिकतर बाशिंदों ने उस प्रताड़ना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन पर चूं भी नहीं की। जिन्होंने एक स्त्री लेखक की अस्मिता के हनन पर आपत्ति उठाई, वो इतने गिने चुने लोग थे कि नाम गिना रही हूं। उनमें साहित्यकार भी हैं और विशिष्ट जन भी, मर्द भी हैं और औरतें भी। वे नाम हैं, सबसे पहले लघु पत्रिका पुनश के संपादक दिनेश द्विवेदी, फिर जैनेन्द्र जी, योगेश गुप्त, मृणाल पांडे, वीरेंद्र सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, मंजुल भगत, लक्ष्मीमल सिंघवी और दिल्ली के उस समय के राज्यपाल जगमोहन। बस देखा आपने, उसमें राजेंद्र यादव का नाम नहीं है। उस वक्त की यादव जी की बेरुखी के बरक्स कैसे कोई यकीन कर सकता है कि वे स्त्री अस्मिता, स्त्री विमर्श, स्त्री वगैरह वगैरह के पैरोकार थे। जवानी और अधेड़ अवस्था में नहीं रहे तो अचानक बुढ़ापे की दहलीज पर कैसे हो जाते। इतनी बेसबब बात कम से कम मेरी समझ के बाहर है। इस पूरे हादसे में निशाने पर मेरा उनका दोस्त होना न होना नहीं था, दोस्त से दुश्मन हो जाना भी नहीं था, दुश्मन हम हुए भी नहीं थे। निशाने पर थी लेखकीय स्वतंत्रता में स्त्री की बराबर की हिस्सेदारी। जब इम्तिहान का मौका आया तो अन्य मर्दों
और मर्द मानसिकता से पीड़ित औरतों की तरह विपित्र सत्ता के सबसे लिजलिजे मकाम पर आसीन एक युवा औरत को परेशान जलील करने की साजिश का रस लेते रहे। क्या इसलिए कि वो औरत अपने बलबूते पर लिख रही थी? उसके पास न पद था, न पदवी, न किसी का वरद हस्त, न पैसा, न राजनीतिक रोटी सिकवा पाने की ताकत। रस सिर्फ मर्दों ने नहीं लिया, औरतों ने भी भरपूर लिया। एक निजी बात यहां बतलाती चलूं। 1980 में जब सारिका के संपादक का चितकोबरा अभियान अपने भदेश चरम पर था तो मेरी मां की मृत्यु हो गई। यादव जी कुछ अन्य लेखकों के साथ मेरे मैके मां के घर आए। तब मेरी बहन मंजुल भगत ने उन्हें घेर लिया, चाय नाश्ता भी करवाया, पर सीधा सवाल दाग दिया कि दोस्त यादव जी इस मामले में चुप क्यों हैं। दोस्त तो होंगे ही, उसने कहा, आखिर दुश्मन तो मां की मौत पर घर आते नहीं। इस बात पर उसने उन पर काफी लानत भेजी। मैंने सोचा उसके बाद वे कन्हैया लाल नंदन को लक्ष्य करके कुछ कहेंगे, पर वे चुप रहे। ये बात भूलने वाली नहीं थी और मैं भूली भी नहीं। मेरी मन की भावना कि राजेंद्र यादव स्त्री की अस्मिता के ईमानदार पैरोकार नहीं थे पुख्ता हो गई। दोस्त भी वे खरे नहीं उतरे, पर अगर वे महज दोस्ती की खातिर बिना यकीन मेरा साथ देते तब भी मुझे वो सही नहीं लगता। तो कुछ टेढ़ी शख्सियत तो मेरी भी थी। दरअसल उन दिनों यादव जी धड़ल्ले से स्त्रियों के लेखन को जनाना लेखन या सुखी संपन्न जनों का लेखन कहकर खारिज किया करते थे। उसी सिलसिले में हुआ ये कि मंजुल भगत की कहानी दूत उन्होंने हंस से लौटा दी और फिर मैंने इस बात का जिक्र 1990 में लिखे अपने लेख स्त्री चेतना मर्द आलोचना में की। और मज़े की बात है कि वो हंस में ही लेख वो छपा। उसमें तकरार थी और यादव जी की आलोचना और प्रशंसा दोनों थी, पर सब कुछ मुद्दों को लेकर था। मंजुल भगत ने कहा भी, अरे तू कमाल है, उन्हीं की पत्रिका में उनकी आलोचना कर रही है। ये यादव जी की फितरत का सबसे खुशनुमा पहलू था। आप उन्हें गाली देकर लेख या खत लिखें, वे बखुशी उसे छापेंगे हंस में। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। पर बात महज इतनी नहीं थी, वो वाकई उनकी बहुत बड़ी सिफ्त थी। आप उनसे खुलकर बात कर सकते थे, उनके मुंह पर उनकी बुराई कर सकते थे। लगता वे ज़रा बुरा नहीं माने, कोई रंजिश नहीं रखी। वाकई ऐसा था नहीं। ये इल्हाम मुझे काफ़ी बाद में हुआ। फिर भी खुली बातचीत को आमंत्रित कर पाना उनकी एक बड़ी खूबी थी। उनसे हर कोई दोस्त की तरह बातचीत कर सकता था, दोस्त की तरह पेश आ सकता था, चाहे उसकी उम्र, लिंग या संस्कृति कुछ भी हो। हमारे यहाँ पीढ़ियों के बीच जिस दम घोटू अंतर को पूजनीय माना जाता है, जो हर रिश्ते को दिखावटी और बोझिल बनाता है, यादव जी के साथ वैसा कुछ नहीं था। उससे मुक्त रहा जा सकता था, बिला पैर छुए, बिला हाँ जी किए। आप उनसे सीधे मुंह जो चाहे कह सकते थे। तभी मैं, जो भाई साहब, भाभी जी, दीदी, गुरुजी और प्रिय आदि बनाने से परहेजी हूँ, इतने खुले मन से अक्षर प्रकाशन में उनके साथ बैठ सकी और उन्हें अपनी रचनाएं पढ़वा कर उनकी राय मांग सकी। हंस के माध्यम से जब हंस चल पड़ा अक्षर प्रकाशन के दफ्तर में, तो हंस के माध्यम से सांस्कृतिक मय राजनीतिक ताकत हासिल करने से पहले मैंने उनकी साहित्यिक समझ और राय को इतना महत्व दिया, वो मैं उतना महत्व बाद में नहीं दे पाई। इसीलिए कि तब उनके लिए साहित्य विमर्श के सहारे राजनीति करने का माध्यम बन चुका था। कृति की उत्कृष्टता नगण्य हो गई थी। उसका कृतिकार कौन है, शागिर्द या कोई और आदमी या औरत, वही सब कुछ हो गया था। पर दोस्त नवाज वे तब भी थे और गुफ्तगू के लतीफ़ फनकार भी।
जो हुआ उसके बावजूद उनके उनके लेखन में पसंद करने लायक बिंदुओं को मर्दाना या सुखी संपन्न मर्दाना लेखन कहकर उड़ाने की न मेरी अब इच्छा है न पहले हुई। उसी लेख में उनकी एक कटी हुई कहानी पर जो मैंने लिखा था वो यहाँ आपको बोलकर सुना रही हूँ। यही साहित्य सृजन का करिश्मा है कि मर्द से मर्द लेखक, अंग्रेजी में जिसे मेल शॉविनिस्ट कहते हैं, जाने अनजाने शुद्ध नारीवादी कहानी लिख सकता है। रचना अनुभूति और भावबोध की उर्वर भूमि से जन्म लेती है, तर्क और विचार की बंजर धरती से नहीं। राजेंद्र यादव लाख जनाना लेखन कहकर महिला रचनाकारों की कहानियों का मखौल उड़ाएं, खुद वो कमाल जनाना कहानी लिखी है कि 7 खून माफ करने का जी चाहता है। एक कटी हुई कहानी का कथ्य कुछ विशेष नहीं है, पर उसकी स्त्री पात्र कुलवंत की गढ़न ऐसी है कि पूरी कहानी को जनाना चेतना का जामा पहना देती है। हिंदी कथा साहित्य में स्त्री का चित्रण करते हुए नैतिक लटकों झटकों से किनारा किए रहना दुर्लभ ही नहीं, दुसाध्य रहा है। यही दुसाध्य काम यादव ने इस कहानी में कर दिखाया है। कुलवंत पैनी नजर रखने वाली उज्जड औरत है, जिसकी जिंदादिली औरत मर्द दोनों को यकसा हमदर्द और दोस्त बनाने की ताकत रखती है। यही ताकत यादव नाम के आदमी में भी थी। खैर, कुलवंत की कहें तो वह खासी बेपर्दा और बदसलीका औरत है, जो मर्दों के साथ सुट्टा ही नहीं लगाती, आती जाती जवान लड़कियों को देख हाय हुई भी कर लेती है। वे उन्हें मचाचा कहती है। क्या लफ्ज़ है! और कोई देश होता तो फारों से कोष में दाखिल कर लिया जाता। वो एक अजनबी औरत की निजी जिंदगी के बारे में अश्लील कयास लगाने से भी बाज नहीं आती, पर जब तक आप नाराज हों वो आपको दोस्त बना चुकी होती है। बात बेबात हंसने वाली गजब की हमदर्द हमराज है कुलवंत। पाठक समझ जाता है कि उसकी ये जिंदादिली जिंदगी के खोखलेपन को भरने की कोशिश है, पर लेखक उसे करुणा विगलित नहीं होने देता, ना खुद होता है। जरा सोचिए, भावुकता की पकी पकाई परोसी थाली को लात मार वो एक स्त्री की कहानी सपाट ढंग से कहता है और कोई नैतिक निष्कर्ष नहीं निकालता। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हर स्त्री के भीतर एक कुलवंत सांस ले रही होती है, पर ज्यादातर पुरुष उसे देख नहीं पाते और स्त्रियां न देखने का ढोंग करती हैं। असल में इस मिथक रहित निपट प्राकृतिक औरत का निरूपण ही फेमिनिस्ट लेखन का सार है। मैं यही मानती हूँ कि ऐसी औरत का लेखन ही फेमिनिस्ट लेखन है, औरत के बारे में लेखन। खुद फेमिनिस्ट हो ना हो, आप ऐसा लेखन कर सकते हैं जिसमें फेमिनिस्ट चेतना हो, फेमिनिस्ट विचार हो ना हो, चेतना हो। कुलवंत शायद राजेंद्र यादव का फीमेल संस्करण है, या अगर आज की भाषा में कहें तो यादव कुलवंत के मेल संस्करण थे। उसी के तरह यादव जी बेहद दोस्त नवाज शख्स थे। बस पहले दोस्त ज्यादा थे, बाद में अजनबियों को नवाज कर शागिर्द बनाने में दिलचस्पी ज्यादा हो गई। फिर भी दोस्त होना उनकी सबसे बड़ी खूबी बनी रही। कभी कभी कोई छोटी सी सहज घटना किसी की छवि उभारने के लिए काफी होती है। यादव जी का पुरुषोचित दंभ बात बात पर प्रकट होता था। एक बार हुआ ये कि वे और मैं सड़क पर ऑटो पकड़ने के इरादे से निकले। उन्होंने आवाज देकर ऑटो रोकना चाहा तो वो नहीं रुका। फिर मैंने आवाज लगाई, वो फौरन रुक गया। औचक उनके मुंह से निकला, क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज मेरी आवाज से बुलंद कैसे हो सकती है? बात निहायत मामूली बल्कि निरर्थक लगती है, पर औचक मुंह से निकला वो जुमला उनकी प्रकृति का सही तौर पर उनकी प्रकृति को हमें सही तौर पर दिखला गया था। मजे की बात यह है कि जब तक
यादव जी अपनी आवाज़ को स्त्रियों की आवाज़ से अलग जान उसका सिक्का जमाते रहे। स्त्री लेखकों का उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, फ़ायदा ही किया, बेशक फ़ायदा किया। उनकी रचनाएं पढ़कर, उन्हें छाप कर, उन पर अपनी राय देकर, अच्छी बुरी गहरी उतली जैसी जब हुई। नुकसान तब हुआ जब स्त्रियों की जोर पकड़ रही आवाज़ के नीचे अपनी आवाज़ के दब जाने के अंदेशे ने उन्हें उस मकाम पर खड़ा कर दिया कि उन्होंने सोचा क्यों ना वे खुद औरतों की तरफ से बोल लें। यही नहीं, स्त्री विमर्श का नारा उछालकर उन्हें अपने मतानुसार बोलने के लिए मजबूर करें या प्रेरित करें, जो आप चाहें चुन लें। अक्षर प्रकाशन उन्हें वो मठाधीशी ताकत नहीं दे पाया था जो हंस के संपादक होने ने बख्शी। बदकिस्मती से स्त्री के विमर्श के नाम पर जो नारा उन्होंने दिया वो बरसों पुराना घिसा पिटा देह की स्वतंत्रता का था। सुलभ होने के कारण छपास की मारी नए स्त्री लेखकों को वो खूब रास आया। वे भूल गए कि देह से परिभाषित वे हमेशा से रही हैं। मस्तिष्क को नकार कर मात्र देह की स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद करके वे अपने को उसी कटघरे में कैद किए रहेंगी। ज़माना पहले अमेरिका में एक किताब छपी थी, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में और ख़ासकर अक्षर प्रकाशन के अड्डे में उसकी खासी बात हुआ करती थी, खासी चर्चा होती थी। उसका नाम था एवरी वुमन कैन, हर औरत कर सकती है। क्या कर सकती है? मुक्त सेक्स। तब भी मेरे मन में सवाल उठा था, बट डज शी वांट टू? क्या वो करना चाहती है? हाँ या ना का जवाब हमें यादव जी की मर्दाना दमदार आवाज़ नहीं देगी। हर औरत की महीन आवाज़ खुद तय करेगी, सामूहिक रूप से नहीं, निजी रूप से। अलग अलग देह से परिभाषित होने और देह की स्वतंत्रता का पर्याय मानने का क्या नुकसानदेह नतीजा होता है, वो आज अमेरिका के उत्तर नारीवादी युग में हम बखूबी देख सकते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब राष्ट्रपति की दावेदार होने लगी हिलेरी क्लिंटन, तो कितने भोंडे फूअड़ सेक्सिस्ट चुटकुलों का उन्हें शिकार होना पड़ा। ऐसे चुटकुले हिंदी के समर्थ पुरुषों की मर्दाना दारू महफिलों की हमेशा से शान रहे हैं। देह की स्वतंत्रता के नाम पर लेखन की स्वतंत्रता को सीमित करके उन्होंने स्त्री लेखन का नुकसान किया। पर जाहिर है अगर स्त्रियां खुद उसमें हाथ न बटाती तो वो ना हो पाता। दुख इस बात का है कि सबसे ज़्यादा नुकसान यादव जी ने खुद अपने लेखक, आलोचक, रसिक का किया। उन्हें सुख इस बात से मिलने लगा कि एक भीड़ हर वक्त उन्हें घेरे रहे, उनसे राय परामर्श लेती रहे, उन्हें कभी महान तो कभी बुत चिकन बतलाती रहे। उन्होंने औरतों को दुख का बाजार हाट लगाने का मंच प्रदान कर दिया। दुख हुजूर बेचने भुनाने की नहीं, झेल कर बहादुर बनने की चीज़ होती है, और सृजन करने की भी। मेरे निजी जीवन के बारे में सिरे से गलत जानकारी हंस के मार्च 1993 अंक में देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि झूठ का प्रचार नहीं चाहती हो तो अपनी असल जिंदगी यानी अपने दुखों के बारे में लिखो। क्यों लिखूं भाई? मैं स्त्री हूं, इसीलिए अपने दुखों को सार्वजनिक करना होगा मुझे। उनको सार्वजनिक करती फिरूं मैं? हरगिज नहीं। 20 मार्च 1993 को मैंने उन्हें एक खत लिखा। वो खत आपको सुनाना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले वो मुझे अपनी फाइलों में मिल गया। वो कहीं छपा नहीं है। यादव जी ने मेरा लेख छापने की हिम्मत तो की थी, मगर मेरा खत नहीं छापा। वो खत यूं था: प्रिय यादव जी, हंस के मार्च अंक में मुझे संबोधित करके आपने जो संपादकीय लिखा है उसे पढ़कर दुख सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप ही के शब्दों में आपकी टिप्पणी मिसप्लेस्ड यानी बंदर की बला तबेले के सिर का आदर्श उदाहरण है। कभी ना कही गई बातों की कल्पना करके या उनके देव दुर्लभ अर्थ निकालकर
आपने अपनी वो भड़ास निकाली है जो स्त्री विद्रोह ने आपके भीतर पैदा करती है। ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, मिसप्लेस्ड यानी बंदर की बला तबेले के सिर और देव दुर्लभ, वो सब उन्होंने अपने लेख में प्रयोग किए थे। चूंकि मैं करोड़ों बालिकाओं औरतों की जिंदगियों में घटित होने वाली घटना श्रृंखला आभ्यंतरीकरण और मालिकीकरण के साथ स्त्री को जोड़कर देखती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि आज स्त्री जाति में भी दो वर्ग हैं, दलित और गैर दलित। उसी तरह जैसे पुरुष जाति में दो वर्ग हैं, दलित और गैर दलित। और चूंकि मैं करोड़ों बालिकाओं ही नहीं, बालकों की जिंदगियों में घटित होने वाले शोषण को भी स्त्री से जोड़कर देखती हूँ, इसीलिए मैंने जादू का कालीन नाटक लिखा है और वो मैं ही थी कहानी। आप गैर दलित हैं, मर्द हैं, इसलिए अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक दलित अपने को कमतर मानते रहेंगे, उस एहसास से मुक्त नहीं होंगे, उनके भीतर क्रोध का लावा नहीं फूटेगा। वह अपनी सामाजिक स्थिति से विद्रोह नहीं करेंगे और उस आभ्यंतरीकरण से छुटकारा नहीं पाएंगे जिसके बने रहने पर ही आप अपने गैर दलित मर्दाना अहम को पोस सकते हैं। उतनी ही अच्छी तरह आप ये भी जानते हैं कि जब तक स्त्री अपने को कमतर या दलित मानकर चलेगी और आत्मदया में डूबी रहेगी, वो विद्रोह नहीं करेगी, और यही आप चाहते हैं। मुझ पर आपका गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई स्त्री पुरुष द्वारा निर्धारित कसौटियों के आभ्यंतरीकरण से विद्रोह करे और आपकी नकली करुणा को ठुकरा दे। अगर सारी स्त्रियों को दलित बतलाने से, चाहे वे जिस वर्ग की हों, आपका मर्दाना अहम तुष्ट होता है तो ज़रूर शौक फरमाइए, पर उनसे ये अपेक्षा मत कीजिए कि वह आपके इस मालिकाना निष्कर्ष का आभ्यंतरीकरण करके हाय अबला जीवन तेरी यही कहानी की तर्ज पर आंसू बहाती निष्क्रिय पड़ी रहेंगी। आपकी माँ ने चाहे जो कहा हो, आज हर स्त्री अपने शरीर को भुनाने को तैयार नहीं है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो नामदेव धसाल के क्रोध को भीतर सुलगाकर उस मानसिकता से विद्रोह कर रही हैं। उन्हें आप दलित कहकर अपने पांव तले नहीं खींच पाएंगे। आम बहस में निजी बात कहने की ज़रूरत नहीं होती, पर चूंकि आपने कुछ निहायत निजी कटाक्ष मुझ पर किए हैं, इसलिए मैं कानून और विधि के नियमों का पालन करते हुए उस खिड़की का इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपने खोली है। कानून में इसकी इजाज़त है। मेरा विवाह एक निहायत दकियानूसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। पति ने बाद में तरक्की भले कर ली, पर आज तक उस पूरे परिवार में से पति को छोड़कर किसी ने मेरी एक कहानी तक नहीं पढ़ी है। इतना वे ज़रूर जानते हैं कि मैं लिखती हूँ और काफ़ी कुछ आपत्तिजनक भी लिखती हूँ। फिर भी मैं मालिकों की इच्छा, स्वार्थ और सम्मान के विरुद्ध अपना करियर, मित्र बंधु, स्नेही प्रेमी, आना जाना, विचारधारा, जीवन शैली सब चुन पाई, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने आत्मदया का उत्सव नहीं मनाया। बाहरी मर्द मालिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर भी चितकोबरा पर मचा बावेला मुझे घर से सड़क पर नहीं ला पाया और न मेरे परिवार को मुझसे तोड़ सका। पर आप निराश न हो। आपकी हमदर्द हमराज 20 औरतों को मैं जानती हूँ जो हर तरह से स्वतंत्र संपन्न होने के बावजूद खुद को दलित बतलाती हैं और बाकायदा रोती कलपती झींकती हैं, पर दलित वर्ग की स्त्री के लिए तनिक सा सोच विचार तक करने को तैयार नहीं है। आत्मदैन्य का उत्सव हुजूर आत्मरति की तरह होता है, परवट सुख से भरपूर, खास कर तब जब आप जैसे दम्भी मर्दाना पुरुष पीठ ठोंक कर करुणा की बौछार कर रहे हों। मेरी जैसी औरतें दलित होंगी भी तो उनके भीतर क्रोध फूटेगा, मर्दाना दया की भूख नहीं। जो औरतें
मालिकीकरण से पीड़ित हैं वे अपने लिए कराह कर रह जाती हैं, दूसरी औरत की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती। अभी पिछले दिनों एक कॉलेज में जाना हुआ। संपन्न शिक्षित लड़कियों ने पूछा, हम भला स्त्री की स्थिति में सुधार कैसे ला सकते हैं? हम तो खुद स्त्री हैं, हम तो खुद दलित हैं। मैंने कहा, चलो और कुछ नहीं, इतना ही कर लो कि हर लड़की अपने से कम भाग्यशाली लड़की को पढ़ा दे। उनका जवाब था, हमें अपनी समस्याओं से फुर्सत नहीं है, हम किसी को मदद के लिए कहाँ ढूंढती फिरें। मैं जानती हूँ इस आत्म केंद्रित आत्मदैनियों को पालने वाली स्त्रियां आपकी बात की पुष्टि करती हैं, यानी बेचारी स्त्री अपने को बेचारा मानती है, मानती रहेगी और आपको नकली करुणा के आंसू बहाने का मौका देती रहेगी। यादव जी, आपकी तरह ये लड़कियां भी दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में रहती हैं, अपने सिवाय किसी और को देख नहीं पाती और न असहमति बर्दाश्त कर पाती हैं। पर चूंकि माएँ कस्बों से होती हुई समाज के थोपे पुरुषोचित निर्देश और अनुग्रह दोनों से दो चार करती हुई संघर्ष करके यहाँ पहुँची हूँ, इसलिए मुझे स्त्रियों में अनेक वर्ग दिखलाई देते हैं, दलित और गैर दलित। पर मेरे विरोध करने से क्या होता है? आपका मर्दाना अहम हमें दलित मानकर पोषित होता है तो मान लीजिए, मालिक तो आप हैं ना, जो फतवा आप जारी करेंगे वही मान्य होगा। ऐसी औरतें आपको बेशुमार मिल जाएंगी जो आपके मालिकाना अहम को सहलाएंगी, पालेंगी, पोसेंगी। पर मेरे दोस्त, कुछ थोड़ी सी स्त्रियां ऐसी भी मिलेंगी जो आपसे असहमत होंगी, आपके फतवे के खिलाफ विद्रोह करेंगी। विरोध का पहला कदम है ये बोध कि वे दलित या कमतर नहीं हैं। दूसरा कदम है अपने कमतर न होने का सार्वजनिक ऐलान। तीसरा कदम है करोड़ों शापित बालिकाओं औरतों के साथ करोड़ों शापित बालकों को स्त्री से जोड़कर देखना, जिससे दलितों के प्रति नकली करुणा नहीं, असली संवेदना पैदा हो सके। छोड़िए, ये बतलाइए, हिंदुस्तानी मर्द हमेशा माँ की आड़ लेकर वार क्यों करता है? जरा आंचल से बाहर निकलकर देखिए। आपकी माँ ने चाहे जो कहा हो, हैरी कुक्सन और राजेंद्र यादव जी, पर आज ऐसी भी कुछ माएँ हैं जो अपने बच्चों को मर्द बनने की घुट्टी नहीं पिला रही। उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्चे बड़े होकर हर औरत को कमतर या दलित मानने से बाज आ जाएंगे और शोषित औरतों को पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। एक छोटी सी जिज्ञासा, इंदिरा गांधी ने बहुतों को नहीं बख्शा, सो तो मालूम है, पर उसे किसने नहीं बख्शा? जहां तक स्कैंडल का सवाल है, वे तो हुजूर आपके भी काफी फैलाए जाते हैं, जबकि आप ना दलित हैं ना स्त्री। इससे मेरा मतलब ये कदापि नहीं है कि चूंकि इंदिरा गांधी दलित नहीं थी इसलिए कोई औरत दलित नहीं है। गोष्ठी में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सिर्फ दलितों की तरह स्त्रियों में भी कई श्रेणियां होने की बात कही थी। आपने जो अर्थ निकाला वो आपके पूर्वाग्रह के चलते था, और शायद इसलिए भी कोई स्त्री आपसे असहमत होने का, यानी आपके मालिकीकरण को नकारने का दुस्साहस कैसे कर सकती है। मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, सिर्फ ये कहा था कि मर्दों की तरह स्त्रियों में भी कई श्रेणियां हैं, ये बात मैंने कही थी। दलितों की तरह नहीं, मर्दों की तरह स्त्रियों में भी कई श्रेणियां हैं। सस्ने मृदुला गर्ग। उन जैसे मर्द लेखक ने जनाना कहानी लिखी, उस रचनात्मकता को मेरा सलाम। ऐसे बेबाक लेखक ने जबरदस्ती स्त्री विमर्श के नाम पर उस्तादी करके अपना और स्त्री लेखकों का जो नुकसान किया, उसे मैं सिर्फ अपनी करुणा दे सकती हूँ। पर उनके लेखन को की मैं हमेशा प्रशंसक रही हूँ और रहूंगी। उनका लेखन तो उन दिनों से मेरे सामने रहा जब मैं BA MA कर रही थी। उन दिनों उसे भिगोगा हुआ यथार्थ कहने का फैशन था।
मंजुल ने कहा था, भोगा आपने होगा, हमने तो भुगता है। खैर, पर राजेंद्र यादव का लेखन मात्र भोगा हुआ यथार्थ नहीं था, जैसे कि आजकल दलित या स्त्री लेखकों की आत्मकथाओं में होता है। लेखन में नहीं, आत्मकथाओं में। यादव जी के लेखन में यथार्थ की कई कई परतें थीं, बौद्धिक, भाषाई, शिल्पगत और जज्बाती। भाषा पर इतना ज़बरदस्त अधिकार सत्य की परतें उघाड़ने पर ही हो पाता है। मुझे उनके उपन्यासों की बनिस्बत उनकी कहानियाँ ज़्यादा पसंद हैं। टूटना, मिसेस तेजपाल या छोटे छोटे ताजमहल। वे लेखकीय दंभ का अतिक्रमण करने वाली ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें दुख पर हंसने की असीम शक्ति है। वही शक्ति यादव जी की पूंजी थी, और मैं समझती हूँ तुम मानोगे मेरे दोस्त कि मेरी भी है। तो इतनी बात हो गई, पता नहीं कितना समय बोल ली मैं। आप कोई कुछ और पूछना चाहे तो मैं जवाब दे सकती हूँ, हालांकि मेरा हलक बिल्कुल सूख चुका है। कोई प्रश्न तो नहीं है, आम बातें हैं। हाँ, ठीक कह रही है सुधा। बुरा मानते थे यादव जी, जब उनकी बात की मुखालफत करो वो जताते नहीं थे, और बहुत दिनों बाद आपको प्रताड़ित करते थे, उसका प्रतिशोध लेते थे। मैंने कहा ना, वो बहुत दिनों बाद मुझे इल्हाम हुआ कि वो बुरा मानते थे। मुझे याद है मैंने एक कहानी ज़ीरो अक्स लिखी थी, जो लोगों ने कहा कि यादव जी पर है। उसके तुरंत बाद में शायद मनोज श्याम जोशी जी के यहाँ शादी थी, वहाँ उनसे और मनु भंडारी से मिली, तो यादव जी ने कोई भी बिल्कुल दोस्ताना तरीके से वैसे ही मिले। मनु जी बहुत नाराज़ थी, वो बहुत ही नाराज़गी से मुझसे मिली। तो मनु जी सहज महिला हैं, वो जो उनके मन में था वो बाहर आ गया। यादव जी बड़े घुन्ने थे, तो उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, मगर वो मुझसे बेहद नाराज़ थे। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती कम होती गई। कुछ ऐसे मेरे ज़िंदगी में हालात आए जिनके साथ यादव जी बहुत दिन तक नहीं रह सकते थे। तो बंद करूं आप? हाँ कहिए तो मैं बंद फिनिश करूं। उंगली तैयार है मेरी, फिनिश पर जाऊं? बतलाइए अर्पण कुमार जी, इसको समाप्त करूं? अरे बतलाइए साहब, एक कमेंट दे दीजिए कि हाँ ख़त्म करो जी। हो गया, ख़त्म करूं इसको?